हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नया चैप्टर बेसिकली विच इज अबाउट द फोर्थ क्वांटम नंबर। मतलब द सेंट्रल थीम इज द फोर्थ क्वांटम नंबर। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाएं तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन। हमारा पहला चैप्टर हो चुका है। रिवीजन के लिए आप लोग गलती क्या करते हैं मालूम है? आप लोग जब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि उसमें ना डायरेक्टली वीडियोस में देखते हैं, तो वीडियोस में सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है क्योंकि कोई चीज़ कब अपलोड हो रही है, कोई चीज़ कब अपलोड हो रही है। आप लोग को प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप ढूंढेंगे तो आपको बीएससी थर्ड ईयर एटॉमिक फिजिक्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको पूरे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उसी को आप प्लेलिस्ट को स्टार्ट करके 2x स्पीड पर देख के रिविजन कर डालिए, ठीक है? तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बात करते हैं। तो लिसन, चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास इतने ब्यूटीफुल क्वांटम नंबर्स हैं, एन, एल, एम एल। एन कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एम एल क्या है? इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद आ रही हैं, राइट? ये आपको मिल गया था आर इक्वेशन से, ये आपको मिल गया था थीटा की इक्वेशन से, और ये आपको मिल गया था फाई की इक्वेशन से। याद है? आर थीटा फाई की इक्वेशन सॉल्व किया था तो हमें ऐसे कुछ क्वांटम नंबर्स मिले थे, एन, एल, एम, एल। ये तीन प्यारे प्यारे क्वांटम नंबर्स होने के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि चौथे क्वांटम नंबर की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप क्वांटम नंबर चौथा वाला भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक अलग चैप्टर बना दिया। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये है कि जो फाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो एच अल्फा लाइन है, एच अल्फा लाइन, अब आप बोलेंगे सर एच अल्फा लाइन क्या है? लिसन, ये है हमारा न्यूक्लियस, उसके बाजू में है के शेल, एल शेल, एम शेल। तो जो एल शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। ये है n1, ये है n इक्वल्स टू 2, और ये n कितना? 3, एंड सो ऑन। ये हमारा एटम है। अभी थर्ड ऑर्बिट में से आपने जंप किया सेकेंड में, या मान लेते हैं फोर्थ ऑर्बिट से जंप किया सेकेंड में, तो इससे जो निकला हुआ फोटोन है, इससे जो निकला हुआ फोटोन है, इनका नाम क्या है? ये बाल्मर सीरीज कहलाती है। तो बाल्मर्स फर्स्ट लाइन, ये बाल्मर की पहली लाइन है। ये क्या कहलाता है? बाल्मर सेकेंड लाइन, बाल्मर्स सेकेंड लाइन। वैसे ही पांचवा अगर रहेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो ये जो फोटोन बाहर निकलेगा दैट इज बाल्मर्स थर्ड लाइन। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो लिसन, ये जो पहली लाइन निकली ना, इसको बहुत पहले बाल्मर ने देख लिया था, बहुत पहले, सबसे पहले इसी को देखा था। तो ये जो लाइन है इसका नाम रखा है हमने एच अल्फा, सेकेंड वाले का नाम है एच बीटा, थर्ड वाले का नाम है एच गैमा, एंड सो ऑन। चौथा वाला है एच डेल्टा। सो अल्फा बीटा गैमा का यहां पे इस्तेमाल किया गया है 1 2 3 4 की तरह, 1 2 3 4 की तरह नंबरिंग करने के लिए। तो एच अल्फा लाइन ये वाली लाइन है, एच अल्फा लाइन। तो लिसन, अभी जो एच अल्फा लाइन है, ये जो लाइट बाहर निकली, उसको हमने चेक किया स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, स्पेक्ट्रोमीटर जो डिवाइस रहता है देखने के लिए, उसमें जब चेक किया स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो वो एक लाइन नहीं है। उस जमाने में एक ही दिख रही थी, जिस जमाने में बाल्मर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस जमाने में एक ही लाइन दिख रही थी वो। लेकिन अच्छा वाला जब स्पेक्ट्रोमीटर लिया, हाई रिजॉल्विंग पावर वाला प्रिज्म लिया, तब जाके वो एक लाइन 2 लाइंस में बढ़ गई, और दोनों के बीच में जो वेवलेंथ का फर्क आया डेल्टा लैम्डा, अरे मतलब एक वेवलेंथ नहीं है, 2 वेवलेंथ में डिवाइड हो गई है, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1। और दोनों वेवलेंथ का जो डिफरेंस है, हमको खाली वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस नहीं चाहिए,
खाली वैल्यू चाहिए, इसलिए मॉड लगाया। तो दो वेवलेंथ का डिफरेंस 1.4 एंगस्ट्रॉम आया। अरे यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान लीजिए, अगर एक वेवलेंथ है 4890 एंगस्ट्रॉम तो दूसरी है 4891.4 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हैं? एक ही लाइन जो दिख रही थी आज तक लोगों को, जब अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करके देखा गया तो एक लाइन नहीं है, वो दो लाइन है। तो एक लाइन दो लाइन है, उसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइंस। आप लोग शायद इस बात से पहले से ही वाकिफ हैं, भली भांति परिचित हैं। जो सोडियम होता है ना, सोडियम सोर्स जो आप लोग लैब में यूज करते हो, डार्क रूम में यूज करते हो, सोडियम सोर्स येलो वाला, अगर आपने उसको एक नॉर्मल प्रिज्म लगा के देखा तो उसकी एक ही येलो लाइन नजर आती है। वो एक ही येलो लाइन जो है उसकी जो वेवलेंथ है 5893 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपको नजर आती है। लेकिन आपने अगर अच्छे रिजॉल्विंग पावर वाली चीजें यूज की और देखा तो वो एक लाइन नहीं है सोडियम की, बल्कि सोडियम की दो लाइंस हैं। एक है 5890 एंगस्ट्रॉम वाली और एक है 5896 एंगस्ट्रॉम वाली, जिसका एक जुड़कर एवरेज इफेक्ट आपको 5893 एंगस्ट्रॉम दिख रहा है। सोडियम की दो लाइंस हैं, एक लाइन नहीं है। तो ऐसे ही लाइंस जो होती है ना, बेसिकली वो बट जाती हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो सिंथेटिक मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड हो। बट लाइंस जो बट जाती हैं और लाइंस दो दिखती हैं, एक के बदले दो दिखती हैं। जरूरी नहीं कि हर बार दो ही दिखेगी। जीमान इफेक्ट होता है तो 3 दिख सकती हैं, 5 दिख सकती हैं, डिपेंड्स। जीमान इफेक्ट में तो 3 ही होता है, बट देयर आर अदर इफेक्ट्स। देयर इज पैस्टनबैक इफेक्ट एंड एनोमैलस जीमान इफेक्ट, ऐसा अलग अलग इफेक्ट्स रहते हैं। तो एनीवे, तो एक लाइन का बाकी और भी लाइंस में बट जाना, एक लाइंस का और भी लाइंस में बट जाना क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फाइन स्ट्रक्चर। तो हमको जो नजर आ रहा है, नॉर्मली जो लाइंस नजर आ रही हैं, दैट्स अ कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स मतलब रफ, नॉट वेरी फाइन, वेरी माइन्यूट, उसमें चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, इट्स लाइक रफ। तो हम जो देखते हैं नॉर्मली लैब्स में, जस्ट इन जनरल सादा प्रिज्म यूज करके जो 7 कलर्स रेनबो के देखते हैं, व्हाइट लाइट गिरा के जो 7 कलर्स देखते हैं, वो कोर्स स्ट्रक्चर है। लेकिन उसका जब आप फाइन स्ट्रक्चर नोटिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें से काफी सारी लाइंस की डबल लाइंस हैं, काफी सारे कलर्स की। सो लिसन, कहने का सिंपली मतलब ये है कि जो फाइन स्ट्रक्चर है ये इन 3 क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। फाइन स्ट्रक्चर ये जो गैप है दो लाइंस का, 1.4 एंगस्ट्रॉम क्यों है, क्या है, कैसे आया, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था NLML से। चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत थी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, अच्छा सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता है, रीजंस दसियों रीजंस होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली जो ज्यादा प्राइम रीजन होता है उसी की बात करते हैं। इतिहास में अगर आप देखोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसकी वजह से इंसान के दिमाग में कोई थियरी आती है। हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर ली कि जो H अल्फा लाइन है, ये एक लाइन नहीं है बल्कि 2 लाइन है, जिनके लाइन के बीच में जो गैप है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम का गैप है। मान लीजिए ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, जिसमें मैंने उदाहरण के तौर पे दिए, एग्जांपल के तौर पे दिए, बट ये एग्जैक्ट है, 1.4 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए? इसीलिए लोगों के दिमाग में कुछ आने लगा। अच्छा, ये एक मेजर फैक्टर मैंने आपको बताया, एक और मेजर फैक्टर ध्यान से सुनिए, ध्यान से एकदम, मिस आयशा बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मेजर फैक्टर, लिसन, हमारे पास एक मान लो मटेरियल है, इट कैन बी अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल और इट कैन बी अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इवन डायोमैग्नेटिक मटेरियल वुड डू, वो भी चलेगा डायोमैग्नेटिक मटेरियल, बट नॉर्मली हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं जनरली, बिकॉज इट रिपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग अट्रैक्शन वाला भी फिलहाल देख लेना, अट्रैक्शन में थोड़ा इजी है समझने के लिए, नथिंग एल्स। थियरी इज इक्वली वैलिड फॉर ऑल। जो पैरामैग्नेटिक नहीं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरा या फेरोमैग्नेटिक, इन सब्सटेंसेस के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिज्म कैलकुलेट किया कि कितना होगा। हमने कैलकुलेशंस किया
शुरू में एकदम स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, आज से 150 साल पहले, 100-150 साल पहले, तो कैलकुलेशंस किया कि इनके अंदर कितना मैग्नेटिज्म है, क्या है। तो कैलकुलेशंस करने पर हमने किया क्या, सुनो। क्या हम नहीं जानते कि इतने बड़े ब्लॉक ऑफ आयरन में, क्या हम नहीं जानते कि इतने बड़े ब्लॉक ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे? जानते हैं। इसका मास पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसका जो एटम का साइज है वो पता है, इसके एटम का वॉल्यूम क्या होगा वो पता है। जब सब कुछ पता है तो नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर से निकाले जा सकते हैं, इसके अंदर से नंबर ऑफ एटम्स निकाले जा सकते हैं। अब हर एटम के अंदर, हर आयरन के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो भी हम जानते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं वो भी पता है, सारी केमिस्ट्री हमें पता है। तो अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हमें मालूम पड़ गया कि कितना मैग्नेटिज्म आयरन का होना चाहिए। तो हमने सारा, मतलब एक आयरन है, उसमें मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। आयरन में मान लो कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 ही दे रहे हैं, हालांकि 3 नहीं, आई थिंक आयरन में 5 है, उसमें से 2 कैंसल आउट हो जा रहे हैं और 3 दे रहे हैं। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। आयरन में मान लो कि एक एटम में 3 लोग मैग्नेटिज्म दे रहे हैं और एक का मैग्नेटिज्म है मान लो 2 टेस्ला। इतना नहीं रहेगा, 2 टेस्ला बहुत भयानक फील्ड है, बहुत भयानक फील्ड है, मैं जिस ऐसे ही कह रहा हूं। तो इसने 2 टेस्ला दिया तो 3 लोग कितना देंगे? 6 टेस्ला देंगे। एक एटम 6 टेस्ला दे रहा है और मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया कि इतनी वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स भरे होंगे। तो मान लेते हैं कि 100 एटम्स भरे हुए, तो 600 टेस्ला फील्ड होना चाहिए, 600 टेस्ला फील्ड होना चाहिए। लेकिन जब फील्ड कैलकुलेट किया, सुनो, तो कैलकुलेशन में तो 600 टेस्ला आया। ये कैसा था? कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन, थियरेटिकल, ये थियरी है। हमने सोचा कि इतने एटम है और इतने एटम में से एक एटम की फील्ड इतनी है, तो टोटल फील्ड कितनी होगी? ये आया मान लो 600 टेस्ला। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में मेजर की तो वो आई मान लो 1300 टेस्ला या मे बी 750 टेस्ला, कुछ भी एक कोई वैल्यू आ गई, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी, एनीथिंग, लेट्स टेक फर्स्ट वन। अरे तो जो कैलकुलेशन किया और जो एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट, ये रियलिटी होती है, एक्सपेरिमेंट ही रियलिटी है। तो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, दिस वाज द रियलिटी। एक्सपेरिमेंट से हमें मिला, तो एक्सपेरिमेंट में ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं अंदर, हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, हम लोग कोई तो चीज इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। आप बोलोगे सर आपने नंबर ऑफ एटम्स गलत कैलकुलेट कर लिए होंगे। नंबर ऑफ एटम्स गलत क्या गलत कैलकुलेट करोगे यार? वॉल्यूम पता है, मास पता है, हर चीज पता है, उसमें कहाँ गलती होगी? और गलत कैलकुलेट भी किया तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। 600 का मे बी 650 या 650 भी बहुत दूर बोल दिया मैंने, 620 मान लो, 610 मान लो, इतना ही फर्क पड़ेगा। 600 का सीधा 1300, 600 का सीधा 800, 1100, ये क्या चक्कर है? इसका मतलब कुछ तो अंदर मिस आउट हो गया जो हमने नहीं कैलकुलेशंस में डाला। कैलकुलेशन की छोटी वैल्यू है, रियलिटी की बड़ी वैल्यू है। तो कैलकुलेशन में कुछ तो मिस किया है। वो क्या मिस किया है? वो है स्पिन। स्पिन का मैग्नेटिज्म ऐड नहीं किया, सिर्फ ऑर्बिटल मोशन का ऐड किया है। लिसन, हमको नहीं पता था आज तक मतलब 150 साल पहले तक, कि इलेक्ट्रॉन न सिर्फ रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, बल्कि स्पिन भी करता है। बोर ने नहीं बोला था, रुदरफोर्ड ने नहीं बोला था। बोर और रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। याद आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर में सब डिस्कस किया था हमने, बोर्स पोस्टुलेट्स एंड ऑल। ना बोर ने बोला ना रुदरफोर्ड ने बोला, स्पिन के बारे में बोला ही नहीं है। लेकिन अब जो 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, उलेनबेक एंड गाउड स्मिथ। उलेनबेक एंड गाउड स्मिथ, इन लोगों ने कहा कि रुकिए, ठहरिए, थम जाइए। सारे साइंटिस्ट लोगों को बोला आप लोग जो मिस कर रहे हैं वो है स्पिन। आप ऐसा मान क्यों नहीं रहे कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी तो कर सकता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन भी तो कर सकता है, उस डायरेक्शन में सोचो।
तो अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो जाहिर सी बात उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। वो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मिला के ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे तो ये 600 का इजीली 1250 पौने 1300 आ जाएगा, जो कि इससे मैच करेगा। इट विल मैच। ऑब्वियसली कैलकुलेशन और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहेगी, बट 5-10% का एरर ठीक है। ये तो बहुत हो गया ना, 200% का एरर है ये तो। 200 नहीं, सम 100% से ऊपर एरर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भैया समझ में आ रही बात है आप सभी के? तो उलेनबेक एंड गाउडस्मिथ, ये जो दो बंदे थे, इन्होंने पॉस्टुलेट दिया। उलेनबेक, पता नहीं हरा कलर दिखता भी कि नहीं दिखता है, गाउडस्मिथ, ये लोगों ने पॉस्टुलेट किया। इन लोगों ने बोला कि स्पिन एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रॉन न सिर्फ चक्कर काटता है बल्कि गोल भी घूमता है। और इन्होंने बताया भी कि उसके गोल घूमने से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू उसने बताया है डिटेल में। अभी फिलहाल शॉर्ट में खाली इतना देख लो। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना, तो उसके लिए एक स्पिन करके एक क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हाफ रहती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ रहती है, ऐसा उसने बोला। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? √s × s+1 h क्रॉस। ये उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ऐसा उसने कहा। नाउ लिसन, ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले से हमको मालूम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, वो होता है L × l+1 h क्रॉस। तो स्पिन भी क्वांटाइज्ड होगी, ऐसा उलेनबेक एंड गाउडस्मिथ का मानना था कि एटम के अंदर जब सारी चीजें अब तक की क्वांटाइज्ड हैं, तो स्पिन क्यों ना क्वांटाइज्ड हो। और ये जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की शक्ल ऐसी क्यों ना हो। तो उन्होंने ऐसा पोस्टुलेट किया। पोस्टुलेट का तो मतलब यही है ना कि एक्सपेरिमेंटली कुछ आपको दिख रहा है और आप लिख रहे हो, आपको एग्जैक्ट भले उसका रीजन पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये जो बातें कही गई सब सच निकली। बाद में प्रूव किया गया, सच भी निकली। तो यहां पे अगर हम डालेंगे वैल्यू, तो ½ × ½ + 1 आएगा। व्हाट इज ½ + 1? 3/2। 3/2 × 1/2 विल बिकम 3/4। सो 3/4 h क्रॉस इतना स्पिन है। और इस स्पिन की वजह से आपके पास जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी ऐसी वैल्यू है कि वो वैल्यू अगर आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके अगर उसका मल्टीप्लाई कर दी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दी, तो जो स्पिन की वैल्यू आई वो मान लेते हैं कि 700 आ गई। अब वो 700 और ये पुराना 600 कौन सा था? ऐसा घूमने वाला। और 700 कौन सा? ऐसा घूमने वाला। तो मिला के 1300 हो गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी खत्म हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भाई तुम लोग इस चीज को एकदम लिटरली मत ले लेना। 1300 टेस्ला, 1300 टेस्ला बड़ी से बड़ी मशीन बना नहीं पाती। इट इज भयानक फील्ड, तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगी फील्ड। इस फील्ड के बीच में खड़े हो गए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अरे नहीं है, कोई चीज नहीं है। दुनिया की हर चीज में इलेक्ट्रॉन होते हैं और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ना इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को नचा देगी, आपके टिश्यूज को टेयर कर देगी। अगर इतनी भयानक फील्ड रही तो इट विल टेयर योर टिश्यूज अपार्ट। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने के लिए बड़े से बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, बड़े से बड़ा करंट छोड़ते हैं, हाई से हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, उसकी एक अपर लिमिट है। हालांकि वो लिमिट आज तक डिफाइन नहीं हुई कि एग्जैक्टली किस लिमिट पे हमको खत्म कर देना, उसके ऊपर नहीं जाना है, वो डिफाइन नहीं हुई। लेकिन हमने ये देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हद से ज्यादा एक्सीड करते हैं, वैल्यूज बढ़ा देते हैं, तो फिर वो जो चीजें हैं ना वही टूटना स्टार्ट हो जाती है। जिन चीजों से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वही टूटना स्टार्ट होती है, बिकॉज कोई भी इतना फोर्स झेल नहीं पाता। मैकेनिकल स्ट्रेस जो अंदर फील हो रहा है मैग्नेटिज्म की वजह से, वो झेल नहीं पाता। इसकी पूरी थियरी अलग। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था आज से कुछ 7-8 साल पहले कि आज तक की सबसे बड़ी जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है शायद कुछ 5 लाख टेस्ला है। उसके थोड़ा सा और ऊपर गए तो फिर वो मशीन्स ही अपने आप को सेल्फ डैमेज करने लगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर मशीन पे, हर चीज पे असर डालती है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मैग्नेटिज्म जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये तो बात आपको 11th स्टैंडर्ड से थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज Q × V
क्रॉस बी। ये 11th स्टैंडर्ड में था, नहीं 12th में था, 12th स्टैंडर्ड में था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। तो बेसिकली वेलोसिटी, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, जो कि स्पीड v से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उसे फोर्स F महसूस होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इस वजह से कोई भी चीज़ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं झेल सकती एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद। तो बट लिसन वेरी केयरफुली, तो इतनी ज़्यादा बड़ी फील्ड का ध्यान मत दीजिए। ऐसा मान लीजिए मैंने खाली ऐसे नंबर्स आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि जो कैलकुलेशन से आ रहा था उससे कई ज़्यादा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और एक्सपेरिमेंट ही सच है। आपकी थियरी को मॉडिफिकेशन की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट को नहीं। एक्सपेरिमेंट तो राइट है, जो दिख रहा है वही होता है, वही सच है, वो सच्चाई है। सीइंग इज बिलीविंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली मान लो कि 600 टेस्ला कैलकुलेशन में आया, लेकिन रियलिटी में दिख रहा है 1300 टेस्ला, तो 700 टेस्ला पे हमें शक हो रहा है कि कहाँ गया। तो इन लोग ने कहा, उलेनबेक एंड गाउडस्मिथ ने, क्यों कहीं गया नहीं है, तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। स्पिन भी होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी होती है। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि ये स्पिन सच में है कि ख्याली पुलाव है। साइंटिस्ट अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, साइंटिस्ट अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं कि ये बात सच है। ये भी हम देखेंगे आगे जाके। अगर स्पिन का पॉस्टुलेट इन्होंने दिया और इसे अगर किसी ने टेस्ट नहीं किया तो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो इसे टेस्ट करना होगा। तो इसे आगे जो दो साइंटिस्ट थे उनका हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डोंट वरी। उन्होंने इसे टेस्ट किया, स्पिन को, स्पिन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने टेस्ट किया। विल सी दैट, डोंट वरी अबाउट इट। और आपको समझ में आया कि इन लोग के दिमाग में ख्याल कहाँ से आया। इन लोग के दिमाग में ख्याल आया एक तो चीज़ ये देख के कि मटेरियल्स के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं कि होगी, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है। इसका मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं अंदर। और दूसरी चीज़ इन्होंने देखी कि जो H अल्फा लाइन है, ये एक लाइन नहीं है, दो लाइन्स हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? और सिर्फ H अल्फा के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारी लाइन्स के साथ है, बहुत सारे कलर्स के साथ है। एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। एक कलर के बदले बहुत ज़्यादा, मतलब उसके कंपोनेंट्स हैं। एक के बदले 3 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट कुछ तो है, उसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ज़्यादातर तो 2 कंपोनेंट्स ही होते हैं ज़्यादातर, बट हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं एंड ऑल। एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दोज डिटेल्स। अच्छा, बाय द वे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एक बुक सजेस्ट करना भूल गया। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अगर एटॉमिक फिजिक्स में आगे जाके कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो एटॉमिक फिजिक्स डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास जो बुक है वो है हार्वी एलियट वाइट, H.E. वाइट। ये साइंटिस्ट का नाम है, ऑथर का नाम है। इसकी बुक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये जो बुक है इसे आप बाइबल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स कह सकते हैं। बाइबल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स बहुत ही महान किताब है। इस जैसी महान किताब शायद ही बनी हो। मतलब एटॉमिक फिजिक्स में कुछ भी करना है तो इसको एक बार तो रेफर करना ही पड़ता है। इट इज़ दैट ग्रेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लेकिन इसको अभी फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस कोर्स के लिए इसके अंदर से बहुत ही कम पार्ट रिक्वायर्ड है और वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होती है और बहुत पुरानी बुक है। अब तो इसका रीप्रिंट होना भी बंद हो गया, ऐसा हो गया, अब तो पब्लिश होना भी बंद हो गई। इसका एक्चुअल कॉस्ट इंडिया में 35,000 रुपीज़ है। 35,000 की किताब है। तो इसका जो है जेरॉक्स वर्जन लोग जो कि इलीगल है वो बेचते हैं रास्ते पे, मतलब 500-500 में, 400-400 में ऐसा बेचते हैं। वो इलीगल है, उस पर मत जाइए। लेकिन इसके ओल्ड, आई थिंक शायद कुछ कहीं से आपको लाइब्रेरीज में इसके ओल्ड पुराने वाले थोड़ा पेज फटे हुए वाले किताब मिल जाएगी रखी हुई लाइब्रेरीज में, ठीक है। एनीवे, तो आपको ये किताब कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 फेमस बुक, वेरी फेमस बुक। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सो लिसन, उलेनबेक एंड गाउडस्मिथ ने जो कहा था उसे हम एक बार फिर से उन्हीं के शब्दों में कहेंगे, ताकि बेसिकली सभी को याद हो जाए कि उलेनबेक एंड गाउडस्मिथ ने क्या कहा था, ठीक है। और ये पॉस्टुलेट आता है एग्जाम में, ये बात याद रखिए। दिस पॉस्टुलेट कम्स इन एग्जाम्स। तो एग्जाम में ये पॉस्टुलेट आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द उलेनबेक एंड गाउडस्मिथ पॉस्टुलेट। तो मैं उसे रीड आउट कर दे रहा हूं, आप लोग मेरे एक एक अल्फाज को, एक एक वर्ड को बहुत ही गौर से सुनेंगे। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, when an electron revolves around the nucleus in an atom,
It also spins about its own axis. It also spins about its own axis. तो इलेक्ट्रॉन न केवल गोल गोल घूमता है ऐसे, बल्कि ऐसे भी रोटेट होता है, स्पिन होता है. It also revolves around its own axis, about its own axis, with an intrinsic angular momentum, which is called as spin angular momentum. With what? Intrinsic angular momentum, which is also called as spin angular momentum. Spin angular momentum से इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो उसके अंदर है, बाहर से नहीं मिली है, उसके अंदर है वो चीज, तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक चीज है, जो बाहर की फैक्टर से अनअफेक्टेड रहती है. तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम which is independent of any other orbital angular momentum that the electron might have. समझिए इस पोस्टुलेट को. उलेनबेक एंड गाउड-स्मिथ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न केवल ऑर्बिट में घूमता है, उसका न केवल एक एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, बल्कि वो स्पिन भी करता है, उसका एक इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है. तो एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऐसा घूमने की वजह से. इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है ना, ऐसे, तो ऐसा जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा घूम के आ रहा है, वो हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट हैंड थंब रूल. और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है, तो उसका भी एक एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. नाउ लिसन, इलेक्ट्रॉन कोई आम चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन अर्थ और सन नहीं है. इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल जब भी गोल घूमता है, चाहे वो ऐसे घूमे चाहे वो ऐसे घूमे, उसके अंदर पैदा होता है एक मैग्नेटिक मोमेंट. क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये जो ऑर्बिट वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, उसे मैं कहूंगा म्यू एल. ऑर्बिट वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या नाम है इसका? म्यू एल. और जो स्पिन वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, ये देखो, ऑर्बिट वाला है म्यू एल और स्पिन वाला है म्यू एस. ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. ऐसा देखो, अगला स्टेटमेंट है गाउड-स्मिथ और उलेनबेक का कि द मैग्नेटिक मोमेंट्स अराइजिंग ड्यू टू स्पिन reacts in a quantized manner. quantized fashion मतलब हर तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, कुछ फिक्स तरीके का इंटरेक्शन है, quantized fashion में इंटरेक्शन है. So reacts in a quantized fashion with magnetic moment due to orbital motion. With magnetic moment due to orbital motion of the electron. ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बना, ये एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इंटरैक्ट होता है. मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उसके साथ इंटरैक्ट होता है क्वांटाइज्ड फैशन में. और कुछ ऐसा होता है कि जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, लिसन, उसमें क्या होता है, सुनो, रिजल्टिंग स्पिन कैसी होती है उसकी. इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम है ये, स्पिन मोमेंटम है ये. तो इनके बीच में जो क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, वो ऐसा होता है कि ये दोनों या तो पैरेलल हो सकते हैं या तो एंटी पैरेलल हो सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल. अब आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है? तो नॉर्मल चीज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, स्पिन भी ऐसे कर रहा होगा. कौन बोला? ऐसा हो रहा है नेचर में, इसलिए हम लिख रहे हैं. लेकिन ऐसा ही क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है. ऐसा ही क्यों करना चाहिए, लेकिन ऐसा नेचर में हो रहा है. सो लिसन, तो उसी को पोस्टुलेट में डाला उलेनबेक एंड गाउड-स्मिथ ने कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऐसे, स्पिन भी वो ऐसे ही कर रहा है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, लेकिन इसी प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बट इसी प्लेन में. तभी तो वो ऐसा रहेगा ना, ऐसा या ऐसा. लिसन, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस मोशन, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. देयर इज नो रिलेशन. हमारा जो अर्थ है, अपने अर्थ को ही देख लो. लिसन, हमारा अर्थ सन के अराउंड जाता है, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ ऐसे गोल घूम रहे हैं. तो ये जो प्लेन है, अगर मैं इसके अंदर देखना चाहूं ध्यान से,
तो हमारा जो अर्थ है उसके घूमने से, अर्थ के घूमने से जो एंगुलर मोमेंटम बन रहा है वो इस डायरेक्शन में। दिस इज कौन सा एंगुलर मोमेंटम? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है। लेकिन अर्थ है ना जो स्पिन हो रहा है ना, स्पिन, तुम्हारी गलत फहमी अगर तुम सोचते हो कि वो ऐसे स्पिन हो रहा है, अर्थ ऐसे स्पिन नहीं हो रहा है, ऐसे स्पिन नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है। अर्थ ना ऐसे घूम रहा है, टेढ़ा, 23 डिग्री टिल्टेड फ्रॉम द वर्टिकल, 23 डिग्री टिल्टेड है। और ये 23 डिग्री टिल्ट होने की वजह से धरती पे सीजन्स होते हैं, वरना 23 डिग्री टिल्ट नहीं होता, सीजन्स नहीं होते, समर विंटर सब होता ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सीजन्स का कारण ये है, द टिल्ट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं भाई आप लोग के? नहीं तो याद रखेंगे कि ऐसा घूमने में और ऐसा घूमने में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तुमको ऐसा घूमना ऐसे घूमो, ऐसा घूमना ऐसे घूमो, ऐसा घूमना ऐसे घूमो, कैसे भी घूम सकते हो, कुछ भी अलाउड है। अरे यूरेनस को देखो, यूरेनस, अरे यूरेनस तो भैया उसका तो ऐसा है, वो तो ऐसे रोल होता है, यूरेनस तो ऐसे रोल। तो जो यूरेनस नाम का जो प्लैनेट है, यूरेनस, ये जो प्लैनेट है ये सन के अराउंड तो ऐसे जा रहा है इस प्लेन में, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ऐसा है। लेकिन वो जो रोटेट होता है ना, वो ऐसे नहीं होता है, स्पिन ऐसे नहीं होता है, बल्कि स्पिन ऐसे होता है, ऐसे करके स्पिन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इसके और इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ऑर्बिटल और स्पिन के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये तो कब, जब वो आर्म पार्टिकल्स, और ये सब आर्म पार्टिकल्स हैं, आर्म बॉडीज हैं, आर्म ऑब्जेक्ट्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में, एटॉमिक वर्ल्ड में रिश्ता है। क्वांटम मैकेनिक्स में और एटॉमिक वर्ल्ड में रिश्ता है। रिश्ता इसलिए है क्योंकि यहां पे मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, यहां पे मैग्नेटिज्म भी है। न सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, बल्कि मैग्नेटिक मोमेंट भी है, मैग्नेटिक मोमेंट। न सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, बल्कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी है। और ये मैग्नेट की फील्ड आपस में कपल होती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और फाइनल रिजल्ट यही है कि या तो इलेक्ट्रॉन ऐसा पैरेलल रहेगा या तो एंटी पैरेलल रहेगा, बाकी कोई भी एंगल नहीं बना सकता। ऐसा एटॉमिक वर्ल्ड में होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो एटॉमिक वर्ल्ड के जो रूल्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स से बहुत ही अलग है। तो इस दुनिया में दो चीजें चल रही हैं, दो सेट ऑफ रूल्स चल रहे हैं, एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए अलग और एक छोटी दुनिया के लिए अलग, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अलग, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अलग। इसलिए कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी बात नहीं करते। जब तक ये दोनों थियरीज मर्ज नहीं हो जाती, जब तक ये दोनों थियरीज मर्ज नहीं हो जाती, ये दोनों थियरीज यूनाइट नहीं हो जाती किसी तरीके से, कि ऐसी कोई कॉमन थियरी नहीं बन जाती जो एटॉमिक वर्ल्ड पे भी अप्लाई हो और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे भी अप्लाई हो, तब तक के हमें यूनिफिकेशन नहीं मिलेगा, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस नहीं मिलेगा। जो हम चार फोर्सेस यूनिफाई करना चाहते हैं दुनिया में, चार ही तो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन्हें यूनिफाई करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। ये दो थियरीज को आपस में बात करना होगी। और ना सिर्फ ये बात, ब्लैक होल्स जैसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत बड़ा नहीं है बट भारी है। तो बड़ी चीज या भारी चीज दोनों ही जनरल रिलेटिविटी हैंडल कर सकती है, जनरल रिलेटिविटी। लेकिन ब्लैक होल बहुत छोटा है, टाइनी है, और उसे हैंडल कर सकता है क्वांटम मैकेनिक्स। ब्लैक होल भारी बहुत है जिसपे जनरल रिलेटिविटी अप्लाई होती है, ब्लैक होल छोटा बहुत है जिसपे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होता है, और ये दोनों आपस में बात ही नहीं करते। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट सेट ऑफ थियरीज हैं। तो दोनों चीजें, छोटा होना और भारी होना, ये दोनों चीजें कोई एक थियरी से एक्सप्लेन नहीं हो रही, दोनों थियरीज लग रही हैं, और दोनों थियरीज का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। इसलिए ब्लैक होल अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ब्लैक होल अभी तक भी अच्छे से समझे नहीं गए पूरी तरीके से, अभी भी इनकम्प्लीट थियरी है ब्लैक होल की। वैसे बिग बैंग हुआ बहुत छोटी जगह में,
और उससे निकला बहुत सारा ढेर सारा मास। ज्यादा बड़े मास की बात करोगे, ज्यादा चीजों की बात करोगे, ज्यादा एनर्जी की बात करोगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है, और छोटी चीजों की बात करोगे क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है। और ये दोनों थ्योरी एक दूसरे से बात ही नहीं करती हैं। तो कैसे सॉल्व होगा बिग बैंग? इसलिए बिग बैंग में, ब्लैक होल में हमारे रूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिजिक्स काम ही नहीं करता, मैथमेटिक्स के लॉज भी ब्रेक हो जाते हैं, फिजिक्स के लॉज, मैथमेटिक्स की इक्वेशंस ब्रेक हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एनीवे, तो फिलहाल हम लोग सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स की बात कर रहे थे, इसी के साथ जुड़े रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भले मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कोई रिश्ता ना हो, कैसा भी ओरिएंट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज अलाउड है, या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, एंटी पैरेलल, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, बस। मतलब एक ही चीज बोला तो मतलब ओरिएंटेशन ही अलाउड है। अब उसमें दो पार्ट्स हैं, या तो पैरेलल रो या एंटी पैरेलल रो। नो अदर एंगल इज अलाउड, नो अदर एंगल इज अलाउड। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो ये है उलेनबेक एंड गाउड-स्मिथ का पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट मैंने रीड कर दिया था, राइट? पूरा रीड किया था कि नहीं किया था? When an electron revolves around the nucleus in an atom, it also spins about its own axis with an intrinsic angular momentum that is independent of the any angular orbital angular momentum that it might have. The magnetic moment due to spin reacts in quantized fashion with the magnetic moment due to the orbital motion, so that the spin can either be parallel or anti-parallel to the orbital momentum. तो ये था उलेनबेक एंड गाउड-स्मिथ का पोस्टुलेट। अच्छा लिसन, जैसे यहां पर L जैसा एक S का फॉर्मूला आया, वैसे ही LZ के जैसा SZ का फॉर्मूला भी आएगा। LZ का फॉर्मूला क्या था, भूल गए? ML H क्रॉस। तो SZ का क्या आएगा? MS H क्रॉस, जहां पे MS चौथा क्वांटम नंबर है। चौथा क्वांटम नंबर, तीन ही क्वांटम नंबर देखे थे ना अभी तक, किधर गया? तीन क्वांटम नंबर्स क्या हैं? हाँ करेक्ट, सॉरी, NLML, चौथा क्वांटम नंबर है MS। अच्छी बात यह है कि MS की सिर्फ दो ही वैल्यूज अलाउड है। लिसन, मुझे ये बताइए कि आपका जो ML था उसका L के साथ क्या रिश्ता था? L अगर होता था 0 तो ML भी होता था 0, L 0 है तो ML भी 0 है, L 1 है तो ML क्या होता था? -1, 0 और +1। L होता था 2 तो ML क्या होता था? -2, -1, 0, +1, +2। हाँ के ना? फैंटास्टिक। तो वैसे सेम टू सेम MS का भी हिसाब है। S की वैल्यू एक ही वैल्यू है, सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग है। L की वैल्यू तो 0 भी हो सकती थी, 1 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, लेकिन S की वैल्यू, अरे L की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, S की वैल्यू एक ही है, हाफ। S की वैल्यू है हाफ। अरे तो MS की वैल्यू क्या रहेगी? -½ +½ इसमें 0 नहीं आएगा बीच में, -½ +½ बस, दैट्स इट। अरे ML था +-L किस जैसा, -L से शुरू करो +L तक जाओ। तो अगर L में होता था 1 तो -1 से शुरू करके +1 तक जाते थे, -1 से शुरू करके +1 तक जाते थे। अगर L होता था -3 तो -3 से शुरू करके +3 तक जाते थे। वैसे ही S की खाली बस एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 3, 4, 5 वैल्यूज नहीं है जैसा L में होती है। तो MS को -S से शुरू करेंगे और +S तक जाएंगे, तो MS की वैल्यूज जो होती हैं, MS की वैल्यूज +-S होती हैं, +-S। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? MS की वैल्यूज कैसी होती है? +-S। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? यहां पे और वहां पे कंफ्यूज मत होना। यहां पर -L से शुरू करके +L तक जाना है इंक्लूडिंग 0 यहां, लेकिन वहां पर माइनस से प्लस जाना है एक्सक्लूडिंग 0, 0 विल नॉट बी देयर। 0 आएगा ही ना, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा, मान लो कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई एक पार्टिकल है जिसका S है 3/2। कैसे होते हैं ऐसे पार्टिकल्स? होते हैं
तुमको क्या लगा दुनिया में 4-5 पार्टिकल्स है खाली? तुमको क्या लगा, क्या सोच के आए थे कि तुम्हें खाली इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, पॉजिट्रॉन मिलेगा? देयर इज पाई मीजॉन, देयर इज केऑन, टाउ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, अप टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, जे बाई साई पार्टिकल। देयर आर मेनी मेनी पार्टिकल्स। अब तक 70-80 पार्टिकल्स ढूंढ लिए गए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और कभी अभी कम से कम 100 और मिलेंगे, 100 और मिलेंगे कम से कम बता रहा हूं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, देयर इज अ होल जू ऑफ पार्टिकल्स, पूरा जू है पार्टिकल्स का। सो लिसन, अगर दुनिया में ऐसा पार्टिकल है S = 3/2, तो इसकी वैल्यू फिर ms की वैल्यू कैसी रहेगी? इसकी ms की वैल्यू कैसी रहेगी? -3/2 प्लस 3/2 से -3/2 तक है ना, या फिर -3/2 से +3/2 तक। तो -3/2, 1/2 माइनस वाला, फिर प्लस वाला 1/2, फिर प्लस वाला 3/2, ऐसे आएगा। माइनस से प्लस तक पूरा जाना है। अरे वो तो यहां पे सिर्फ हाफ ही है, इसलिए -1/2 +1/2 हुआ, 3/2 रहेगा। तो -3/2 -1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2। अगर 5/2 रहा तो -5/2 -3/2 -1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। अरे खोपड़ी में बातें घुस गई सभी के, क्या नहीं? एनीवे, अब ये जो दोनों की बातें हैं, इन्हें साबित करने के लिए कोई मसीहा चाहिए। अच्छा लिसन, आप लोग को मैं एक सच बता दूं, मुझे अफसोस तो हो रहा है सच बताने में, लेकिन सच बताना भी जरूरी है। हम जो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड गोल गोल घूमता है, पहले बात तो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, ये झूठ है। ऐसा सच में कोई घूमता नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा घूमता नहीं है। और ये तो बिल्कुल महा झूठ है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन स्पिन होता ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ये क्या आपने पूरी थ्योरी पढ़ा डाली, पूरा पोस्टुलेट बोल डाला, आपने एक्सपेरिमेंट बता दिया, मैथ्स बता दिया, क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिया, क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकाल दी ms की, तो आप बोल रहे इलेक्ट्रॉन स्पिन ही नहीं होता है। आज तक किसी को नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन करता क्या है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आता है। किसी को नहीं पता क्या करता है ऐसा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन मोमेंटम आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सच में स्पिन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक मोमेंट है। इलेक्ट्रॉन चाहे एटम के अंदर हो चाहे एटम के बाहर हो, बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम रहता ही है जिसका नाम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट रहता है जिसका नाम है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कहां से आया कोई नहीं जानता। स्पिन का मतलब क्या होता है कोई नहीं जानता। स्पिन का मतलब देखो, हम लोगों ने खाली क्या किया, थोड़ा चीजें सिमिलर लगे तो इसलिए हमने बोल दिया कि सोलर सिस्टम की तरह है हमारा एटम, अर्थ की तरह घूमता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में बहुत ही डिफरेंट है। ये जो स्मूथ पैटर्न्स आपको दिखते हैं स्पेस में, यहां पर क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में इतना स्मूथ नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी बम्पी रोड, बहुत ही अजीब है, प्रोबेबिलिस्टिक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं नजदीक 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 नजदीक, तो इनका एक एवरेज बिहेवियर बन जाता है जो कि बहुत स्मूथ होता है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो एक एवरेज बिहेवियर बन जाता है जो कि बहुत स्मूथ होता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कहानी मैंने आपको सुनाई, इसे आप अभी सच मान के चलेंगे, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे वेल डिफाइंड पाथ्स होते ही नहीं है। वेल डिफाइंड पाथ, रास्ते होते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गोल घूमता है, ये सब झूठ है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, झूठ है। लेकिन इसका आंसर फिर भी राइट है। ऐसा अज्यूम कर लिया, कुछ तो वैल्यू मान ली, आंसर राइट आता है। तो और क्या चाहिए? आपकी थियरी भले से कुछ चीजें सिर्फ अज्यूम कर रही है, वो चीजें भले नहीं हो रही हैं, लेकिन वो राइट आंसर दे रही है, तब तक के लिए वो थियरी एक्सेप्ट करेंगे ना, जब तक के इससे बेटर थियरी और डीप अंडरस्टैंडिंग वाली थियरी नहीं आ जाती। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट ये थियरी अच्छी खासी सक्सेसफुल है। एनीवे, तो जो दो मसीहा आने वाले हैं अगले एपिसोड में, उन मसीहाओं का नाम है स्टर्न एंड गरलैक। ये जो दोनों बंदे हैं, ये साबित करके दिखाएंगे कि स्पिन नाम की दुनिया में चीज होती है। ये सिर्फ उलेनबेक और गाउडस्मिथ नाम के सरफिरों के दिमाग की उपज नहीं है।
सरफिरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साइंटिस्ट सब सरफिरे होते हैं, हम सारे साइंटिस्ट सरफिरे हैं, आप सब साइंटिस्ट हैं, आप सब सरफिरे हैं। सरफिरे नहीं रहोगे, जुनून नहीं रहेगा तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। कुछ नया ढूंढना है, सरफिरे और पागलपन होना चाहिए, दीवानापन होना चाहिए। तो उलेनबेक एंड गाउडस्मिथ के सिर्फ दिमाग की उपज है कि क्या सच में स्पिन है? स्पिन जैसा कोई कॉन्सेप्ट, देखो ये लोग ये साबित नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, ये लोग ये साबित करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास एटम से बाहर भी निकाल दो ना तो कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। इसका मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा है, जबकि वो घूम नहीं रहा है। एटम से बाहर निकाल के तो घूमेगा क्या? एटम के अंदर ही तो घूमता है ना इलेक्ट्रॉन। एटम से बाहर निकालने के बाद भी वो स्पिन तो करता ही है। स्पिन में स्पिन नहीं करता है उसका, लेकिन मोमेंट होता है। तो क्या करता है किसी को नहीं पता, लेकिन होता है। तो बस ये लोग ये साबित करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन नाम की चीज है, भले वो स्पिन ना हो, कुछ और हो, बट मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक्स्ट्रा वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये सब चीजें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।